नमस्कार, मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रस्तावना में आए हुए अगले शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुता की चर्चा करेंगे कि यह शब्द है क्या, इन शब्दों का अर्थ क्या है, संविधान में रखने का उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को संविधान में क्यों रखा गया तथा यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुता में पहले शब्द स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं कि ये है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। सामान्य स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ आप लगाते हैं कि स्वतंत्रता से मतलब है आजादी से अर्थात बंधनों का अभाव हो, आने जाने की आजादी हो, जो मन करे उसे करने की आजादी हो, अर्थात आप पे कोई प्रतिबंध न हो। स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ यही लगाया जाता है कि बंधनों का अभाव हो, अर्थात प्रतिबंधों का अभाव हो। बंधनों का अभाव, आप कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो मन करे आप करिए, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, अर्थात प्रतिबंधों का क्या हो, अभाव हो, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। अर्थात जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, लेकिन यह स्वतंत्रता क्या ठीक नहीं है। स्वतंत्रता वह ठीक है जहां कुछ न कुछ उस पे प्रतिबंध हो, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ हो जाती है। और राज्य को या सरकार को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वह दूसरे की स्वतंत्रता को क्या कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो। तो स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ बंधनों का अभाव है, प्रतिबंधों का अभाव है, लेकिन यह अर्थ ठीक नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता पे कुछ न कुछ प्रतिबंध भी होना चाहिए। बंधनों का अभाव तो ठीक है, लेकिन इस बंधनों के अभाव में भी कुछ न कुछ शर्त जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता जहां समाप्त होती है, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां से प्रारंभ हो जाती है। अगर हम संविधान की बात करें तो स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार के रूप में है। किस आर्टिकल से लेकर 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक मौलिक अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, एक आपका मौलिक अधिकार है। साथ साथ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी 25 से लेकर 28 तक बात की गई है स्वतंत्रता। लेकिन ये तो 19 से लेकर 22 तक क्या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अन्य बातों की भी स्वतंत्रता है, या धर्म के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। ये अलग होगा, आगे हम लोग इस पे विचार करेंगे। लेकिन प्रस्तावना में क्या 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ध्यान रखिए, यहां क्रम बैठाने के लिए भविष्य के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्रम से है, पहले विचार है, फिर अभिव्यक्ति है, फिर विश्वास है, धर्म और उपासना है। ये क्रम लगाने के लिए भविष्य के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। तो आइए देखते हैं विचार क्या है, विचार से मतलब क्या है, या विचार से क्या आप समझते हैं। किसी भी मुद्दे पर या किसी भी विषय पर हर व्यक्ति का अलग अलग विचार हो सकता है, हर व्यक्ति का किसी भी विषय पर। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा, आर्टिकल 32 के बारे में कहा कि यह संविधान की आत्मा है, या यह क्या है, संविधान की आत्मा है। यह उनका क्या था, विचार है, व्यक्तिगत विचार है, किसका, डॉक्टर अंबेडकर का। लेकिन ऑस्टिन कहता है कि संविधान की आत्मा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये उनका विचार है। क्या, कौन कह रहा है, ऑस्टिन ने कहा कि नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, संविधान की आत्मा है। अर्थात भाग 4 उसके नजर में भाग 4 क्या है, संविधान की आत्मा है। जबकि अंबेडकर की नजर में, ये अंबेडकर जी का व्यक्तिगत विचार है कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, और ऑस्टिन का कहना है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। जबकि सिद्धांत कहता है कि नहीं, संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना है। संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना है। तो ये अलग अलग किसी भी
मुद्दे पे अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। किसी विषय पर आपका विचार कुछ और हो सकता है, हमारा विचार किसी कुछ और हो सकता है, थर्ड पर्सन का विचार कुछ और हो सकता है। जैसा कि प्लेटो ने विचार व्यक्त किया कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिक को ही राजा बनना चाहिए, और मैं दार्शनिक हूं। तो वो उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार दिया राजा बनने के लिए कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिक ही राजा बनना चाहिए, यह उनका व्यक्तिगत विचार था। उन्होंने परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में कहा कि सबकी बीवी अपनी बीवी, राजा का कोई परिवार नहीं होगा, राजा की कोई संपत्ति नहीं होगी। तो ये उनका व्यक्तिगत विचार है। तो विचार क्या है? विचार समझिए, किसी भी मुद्दे पे अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। इनका विचार कुछ और, इनका विचार कुछ और, इनका विचार कुछ और, इनका विचार कुछ और। किसी भी मुद्दे पे लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन इसी विचारों में से कुछ कॉमन चीजें भी निकलती हैं। तो कॉमन चीजें हैं, मान लीजिए इनका विचार किसी मुद्दे पे, इनका विचार किसी मुद्दे पे मिल जाता है तो वो कॉमन विचार हो जाता है। ये अलग अलग विचार होने के बावजूद भी इनका विचार कुछ मिल जाता है तो ये सिद्धांत का रूप ले लेता है। जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, ऑस्टिन ने कहा नहीं, नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। ये लोगों का अलग अलग विचार है और विचार में ही अलग अलग विचारों में से कुछ कॉमन चीजें मिलती हैं तो वो सिद्धांत का रूप ले लेता है। और सिद्धांत में से एक लक्ष्य होता है जो अंतिम उद्देश्य होता है, ये बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। आपका जो भी लक्ष्य हो वो बड़े आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, तो ये लक्ष्य है, ये आपका उद्देश्य है, वो आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो विचार अलग अलग किसी भी मुद्दे पे हो सकता है हर व्यक्ति का, ठीक है। तो विचार होता है थॉट। इसकी बात हम 19 में भी करेंगे, 19(1)(a) में भी करेंगे आगे चलकर। अब आते हैं, देखते हैं अभिव्यक्ति क्या है। अभिव्यक्ति, कोई भी विचार हुआ, आपने सोचा, उसे व्यक्त करने का भी आपको अधिकार दिया गया है। प्रस्तावना में भी आगे चल के आर्टिकल 19(1)(a) में भी किया गया है। विचार कैसे अभिव्यक्त करेंगे? बोले गए शब्दों द्वारा, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों के माध्यम से, दृश्य रूपण के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, खेल के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, मौन रहकर भी आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आप जितने भी तरीके हो सकें, जितने भी तरीके से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। संकेतों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, खेल के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, जो भी तरीका हो अभिव्यक्त करने का, दीवार पे कुछ लिख देने के माध्यम से, जितना भी तरीका हो, आप उस तरीके से अपने विचारों को क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 19(a) में भी, आर्टिकल 19(1)(a) में भी अभिव्यक्त की बात की गई है। आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो विचार हो गया। अभिव्यक्ति, विचार कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऐसी वाणी बोलिए जम के हल्ला हो, उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। तो विचार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लोगों ने विचार व्यक्त किया कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। अफजल गुरु तुम हमारे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाओगे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। क्या इस तरह का विचार अभिव्यक्त करना जेएनयू कैंपस में विचार और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है या सदुपयोग है? इसे हम लोग भविष्य में देखेंगे जब 19(1)(a) में विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, विचार आया आपके मन में, अच्छा हो बुरा हो, और उसे विचार को अभिव्यक्त करने की भी आपको आजादी है। तीसरा है विश्वास। प्रश्न उठता है, विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? तो विश्वास ऐसा विश्वास जो तर्क द्वारा खंडित किया जा सकता है। विश्वास उसे कहते हैं जो तर्कों द्वारा, किसके द्वारा? तर्कों द्वारा खंडित किया जा सके, उसे हम विश्वास कहते हैं। लेकिन इसका अपोजिट है अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास जहां तर्कों द्वारा खंडित नहीं किया जाता। हमारा मानना है कि इसमें भगवान है, हमारा मानना है
कि इसमें भगवान है, इस दीवार में भगवान है, आप कितना भी तर्क देते रहिए हम नहीं मानेंगे। तो ये क्या है? अंधविश्वास है। लेकिन तर्क द्वारा हम खंडित कर सकते हैं कि ये एक क्या है, फ्लाई बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये कलम है, ये दीवार है, इसमें कहीं भगवान नहीं है। तो विश्वास उसे कहते हैं जो तर्कों द्वारा क्या हो, खंडित होता हो, और अंधविश्वास उसे कहते हैं जो तर्कों द्वारा खंडित नहीं होता। अंधविश्वासी हो जाते हैं, अपना ही मानेंगे चाहे कितना भी आप तर्क दीजिए। तो विश्वास की भी बात प्रस्तावना में की गई है। अगला शब्द है धर्म। धर्म की बात हम पंथ निरपेक्षता में भी कर चुके हैं। जीवन जीने की कला है धर्म, और आगे चल के 25 से लेकर 28 तक हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में। आपका एक मौलिक अधिकार भी है। और थोड़ा सा जान लीजिए, धर्म हर व्यक्ति को अपना जो भी धर्म चाहे उसे स्वीकार करने का अधिकार है, और उस धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। आचरण के साथ साथ उसे प्रचार मनाने का भी अधिकार है, और प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। तो किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं, उससे उस तरीके से उसे मनाने का अधिकार है, आचरण करने का अधिकार है, उसके लिए आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। उपासना। उपासना क्या है, ये भी 25 में आएगा। उपासना जीवन जीने की कला है। जिस तरह आपका धर्म कहे, जिस तरह आप उपासना करना चाहें आप उपासना कर सकते हैं। तो ये रहा स्वतंत्रता। प्रस्तावना में जो शब्द आए हैं स्वतंत्रता, और प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है। जबकि 8 के 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। 25 से लेकर 28 तक आगे चल के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तो ये रहा स्वतंत्रता। अगला शब्द है समता। अगला शब्द है क्या? समता। तो समता का क्या अर्थ है? प्रश्न उठता है कि समता, इक्विलिटी का क्या अर्थ है? समता का क्या अर्थ है? तो समता का अर्थ है सबको समान रूप से बिना भेदभाव के अवसर उपलब्ध कराया जाए। सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध कराया जाए, काम करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए, हर चीज में उनको अवसर उपलब्ध कराया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। अर्थात बंधन और क्या विशेषाधिकारों का अभाव। ये नहीं कि ये विशेष लोग हैं, ये विशेष लोग हैं, इन्हें अच्छा अवसर दिया जाए, इन्हें अवसर न दिया जाए। अर्थात विशेषाधिकारों का अभाव है, सबको समान रूप से अवसर दिया जाए। तो समता है। इसी के साथ साथ समता से मिलता जुलता एक शब्द आता है समानता। समानता, समानता और समता। तो शब्द प्रयोग किया गया है क्या? समता। प्रस्तावना में शब्द प्रयोग किया गया है समता, लेकिन इसी से मिलता जुलता शब्द है समानता। हम समानार्थी के रूप में, अथवा कभी हम इस शब्द को यूज कर लेते हैं, कभी इस शब्द को यूज कर लेते हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों में क्या है? थोड़ा सा अंतर है। समानता का अर्थ बराबर से है, बराबर से है। समानता का अर्थ क्या है? बराबर से है। लेकिन समता का अर्थ आवश्यकता से है। समता का अर्थ क्या है? आवश्यकता से है। इसका अर्थ क्या है? बराबर से है, बराबर से है। अगर मान लीजिए 4 रोटी हो, कितना? 4 रोटी हो और 2 लोगों में बांटना हो, ए और बी में बांटना हो, ए और बी में बांटना हो, 4 रोटी है, तो आप समानता कहता है कि 2 रोटी इन्हें दिया जाए और 2 रोटी इन्हें दिया जाए, अर्थात बराबर से है। जबकि समता कहता है कि जिसे अधिक भूख लगी हो, जिसे अधिक भूख लगी हो उसे अधिक रोटी दिया जाए, अर्थात उसे 3 रोटी। अगर मान लीजिए ए को अधिक भूख लगी हो तो इसे 3 रोटी दिया जाए, और बी को कम भूख लगी हो तो इसे 1 रोटी दिया जाए। यही दोनों में क्या है? अंतर है समानता और समता में। समता में आवश्यकता की बात की गई है, और समानता में क्या? बराबर की बात की गई है। लेकिन हम इन दोनों को समानार्थी के रूप में क्या प्रयोग कर लेते हैं। समता की बात, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो समता की बात 14 से लेकर कहां तक की गई है? 18 तक की गई है। 14 से लेकर 18 तक समता की बात की गई है। 14 में विधिक समता की बात की गई है। 15 में सामाजिक समता की बात की गई है। 17 में अस्पृश्यता की बात की गई है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। 18 में उपाधियों का अंत
कर दिया गया है। तो समता की बात आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। साथ साथ 39 में, आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। साथ साथ 326 में वोट देने का अधिकार, समान रूप से वोट देने का अधिकार है। आपको भी वोट देने का एक ही अधिकार है, हमको भी, और गरीब को अमीर को सबको एक वोट देने का अधिकार है। तो समता की बात अधिकारों में भी किया गया है, लेकिन प्रस्तावना में केवल 2 प्रकार के समता की बात की गई है। एक प्रतिष्ठा की, एक क्या, प्रतिष्ठा। समता की दो प्रकार की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, केवल 2 ही की बात की गई है। ध्यान में रखिएगा कि समता, प्रस्तावना में 2 ही समता की बात की, प्रतिष्ठा और अवसर की। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिष्ठा क्या है, इज्जत क्या है, सम्मान क्या है, प्रसिद्धि क्या है, ख्याति क्या है? ये सब समानार्थी शब्द है। प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, फेमस, ये सब समानार्थी शब्द हैं। तो प्रतिष्ठा क्या है, प्रतिष्ठा क्या है या इज्जत किसे कहते हैं? आर्टिकल में, बहुत सारे आर्टिकल में कहा गया, 21 में कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का, इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ। 21 में ये मौलिक अधिकार भी है कि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का उसे अधिकार है। तो इज्जत के साथ जीवन। तो प्रश्न उठता है, इज्जत है क्या? इज्जत है क्या? इज्जत बाह्य जगत में निवास करती है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, यही क्या है, प्रतिष्ठा है। हम अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, ये आपके नजर में है। हम तो कहेंगे ही हम अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी नजर में हम अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, ये हमारी क्या है, प्रतिष्ठा। इस क्लास की ये मॉनिटर है, तो क्लास में उनकी एक मॉनिटर की हैसियत से उनकी इज्जत है। इस क्षेत्र के ये दादा हैं, तो एक प्रतिष्ठा है उनकी, ठीक है। तो इज्जत बाह्य जगत में निवास करती है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है वही क्या है, प्रतिष्ठा है, वही इज्जत है, वही उनकी ख्याति है, वही उनकी क्या है, प्रसिद्धि है। अमिताभ बच्चन आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते, वो उनकी प्रतिष्ठा है, वो उनकी इज्जत है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा या इज्जत बाह्य जगत में निवास करती है। इस आगे चल के हम लोग 21 में भी देखेंगे, 23 में देखेंगे, 24 में देखेंगे, फिर 39 में हम लोग प्रतिष्ठा की बात करेंगे। अगला शब्द है अवसर। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में अवसर में समानता मिलनी चाहिए। समता क्या, अवसर की समता होनी चाहिए। 16 कहता है, कि 16 कहता है नौकरियों में सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य या केंद्र अवसर, नौकरियों में सबको समान अवसर उपलब्ध कराएगा, या किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में उनको समान अवसर दिया जाएगा। आगे चलकर हम लोग 16 में भी बात करेंगे, और दिया भी गया है। आपको वोट देने का अधिकार है, हमको भी वोट देने का अधिकार है, अवसर है, समान अवसर है। समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन पाने का भी अधिकार है, संविधान में बताया भी गया है। तो ध्यान रखिए, यहाँ 2 प्रकार के समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। अन्य आर्टिकल में बहुत प्रकार के समता की बात की गई है। अगला शब्द है बंधुता। अगला शब्द क्या है, बंधुता। बंधुता से तात्पर्य क्या है, बंधुता से तात्पर्य क्या है, भाईचारा। बंधुता से तात्पर्य क्या है, भाईचारा। बंधुता से तात्पर्य क्या है, भाईचारे से है। हम संपूर्ण विश्व को, हम भारत के लोग संपूर्ण विश्व को या संपूर्ण पृथ्वी को क्या एक परिवार के रूप में मानते हैं, जबकि पश्चिम के लोग संपूर्ण विश्व को क्या बाजार मानते हैं। दोनों में अंतर है। हम या हमारा देश संपूर्ण पृथ्वी को परिवार मानता है, और पश्चिम के देश क्या संपूर्ण विश्व को बाजार मानता है। दोनों में अंतर है। परिवार में क्या प्यार होता है, लेकिन बाजार में क्या है, व्यापार होता है। तो हम संपूर्ण विश्व को क्या परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते हैं। हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, संपूर्ण विश्व को क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं। तो बंधुता, बंधुता से मतलब है भाईचारा, और भाईचारा उन्हीं में होगी जब समानता होगी। हम IS से
समानता नहीं कर सकते, हम प्रधानमंत्री से समानता नहीं कर सकते। भाईचारा वही होगा जहां समानता होगी, लोगों में क्या होगी, समानता होगी। तो एक शब्द और भी रखा गया स्वतंत्रता समता के बाद, बंधुता को भी रखा गया कि लोगों में भाईचारा बना रहे। और ये आपका कर्तव्य भी है कि लोगों में भाईचारा स्थापित किया जाए। बंधुता में 3 प्रकार के बंधुता की बात की गई है। पहला क्या, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की क्या, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। दूसरा राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता। तीसरा और अखंडता, और अखंडता। तो 3 प्रकार की बंधुता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये अखंडता और अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा रहेगी, हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा रहेगी। गरिमा से मतलब सम्मान से है, प्रतिष्ठा से है, इज्जत, उसकी इज्जत रहेगी, तभी भाईचारा, विभिन्न लोगों में भाईचारा होगा। और जब इज्जत रहेगी, उसके पास समय रहेगा, तभी वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में सोचेगा। और यह आपका कर्तव्य भी है, हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, या आवश्यकता पड़ने पर वो क्या करे, देश की रक्षा करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे। हमारा मानना है पड़ोसी से झगड़ा करते रहिए, राष्ट्र में एकता और अखंडता बनी रहेगी। समय समय पे आपने देखा भी है, 1965 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया, तो उस समय क्या राष्ट्र की एकता और अखंडता, कारगिल के युद्ध में हमने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हराया। साथ साथ अगर हम बात करें तो पुलवामा हमले के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पूरा देश एक हो गया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, विभिन्न संप्रदाय के हो, विभिन्न जाति के हो, विभिन्न धर्म के लोग हो, सब लोगों ने सरकार का साथ दिया, देश का साथ दिया और कहा कि नहीं, पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए। तो पड़ोसी से झगड़ा करते रहिए, राष्ट्र में या देश में एकता और अखंडता बनी रहेगी। आर्टिकल 1 भी कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 भी, अनुच्छेद 1 भी कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। 28 राज्य हैं वर्तमान में, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, लेकिन सभी मिलकर क्या है, एक है। इसी तरह विभिन्न धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे विभिन्न भाषा के लोग मानने वाले लोग हैं, विविधता वाला देश है, और विविधता में भी क्या है, एकता बनाए हुए हैं। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। तो ध्यान रखिए, ये तीनों शब्द क्रम से हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अब प्रश्न उठता है कि ये शब्द आया कहां से, तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति की देन है। लोग गुलाम थे, लोग क्या थे, गुलाम थे, तो उन्हें आजादी चाहिए थी। पहले क्या थे, लोग गुलाम थे, तो उन्हें आजादी चाहिए थी। तो आजादी, गुलामी से आजादी मिली, तो लोगों में स्वतंत्रता, खुद स्वतंत्रता, जश्न मनाने लगे। तो इस स्वतंत्रता में क्या कोई बंधनों का अभाव था, क्या प्रतिबंधों का अभाव था। कुछ लोगों ने यहां तक विकास कर लिया और कुछ लोग यहीं रह गए, कुछ लोग क्या यहीं रह गए। तो आगे चल के पता चला कि नहीं, स्वतंत्रता ये तो ठीक नहीं है, ये स्वतंत्रता ठीक नहीं है। तो अब क्या, ये विविधता आ गया, विविधता आ गया, किसी के पास ज्यादा संपत्ति और कुछ लोग गरीब ही रह गए। तो नहीं, आगे चलकर उन्होंने मांग किया कि नहीं, अब समानता चाहिए, नहीं अब क्या चाहिए, समानता चाहिए। तो अगला कंसेप्ट आया समता का, स्वतंत्रता के बाद समता का। और जब समता होगी, लोगों, समान लोगों में ही क्या भाईचारा होता है। तो जब समता होगी तो क्या भाईचारा अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और इस शब्द को
फ्रांस से, इन शब्दों को फ्रांस से लिया गया है। और भारतीय संविधान जब बन रहा था तो इन शब्दों को, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को, हमने समान रूप से स्थान एक साथ दिया कि स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, समता भी होनी चाहिए और बंधुता भी होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी क्रांति का पड़ा है तो वो है फ्रांसीसी क्रांति। और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिकी क्रांति, तीसरे नंबर पर आता है रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो वो है फ्रांसीसी क्रांति। और दूसरे में अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो अमेरिकी क्रांति, वो ऑप्शन में नहीं है तो क्या रूसी क्रांति होगा। तो ये रहा स्वतंत्रता, समता और बंधुता। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न तो यही होगा, तीनों का अर्थ क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ क्या है। यहाँ कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात। दूसरा प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात क्रम बैठाने के लिए, तो क्या है? विचार है, व्यक्त है, विश्वास है, धर्म और उपासना। यही 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। समता की भी बात की गई, तो समता का अर्थ क्या होता है? पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है। और यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, कितने प्रकार के समता की बात की गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर, 2 ही प्रकार की समता की बात की गई। बंधुता का अर्थ भाईचारे से है। और कितने प्रकार की बंधुता है प्रस्तावना में स्थान दिया गया है, तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। और ये तीनों शब्द, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, फ्रांसीसी क्रांति की देन है। और हमने फ्रांस से इन शब्दों को लिया है, अपने प्रस्तावना में स्थापित किया है। और सर्वाधिक अगर किसी क्रांति का प्रभाव प्रस्तावना पे पड़ा या देश के संविधान पर पड़ा, तो वो है फ्रांसीसी क्रांति। ये रहा स्वतंत्रता, समता और बंधुता। दोस्तों, अगर ये वीडियो या लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। हम अगले लेक्चर में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के महत्व पर चर्चा करेंगे और कुछ अन्य प्रश्न, जैसे क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, इन सभी प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।